नमस्कार दोस्तों। डर के बूते, बुलडोजर के बूते सत्ता चलाई जा रही है। झूठ के बूते सत्ता चलाई जा रही है और सत्ता चलाने के लिए यह बताया जा रहा है कि कानून कुछ नहीं है, अदालत कुछ नहीं है, संविधान कुछ नहीं है, सिर्फ हम ही हैं। जी हां, यही शासन नरेंद्र मोदी की डबल इंजन सरकार का है और डबल इंजन में पूरे देश में यही हो रहा है। जब ये हो रहा हो तब हम क्या उम्मीद करेंगे कि यह देश, इस देश के भावी नागरिकों को यानी बच्चों को एक अच्छी शिक्षा देगा, वैश्विक स्तर की शिक्षा देगा, जिससे वो दुनिया में कंपटीशन कर सके। क्या वो बच्चों को इस स्तर के रोजगार देगा कि जो उसकी योग्यता है उसके मुताबिक रोजगार उसके घर चल के आए, वह एक फॉर्म भरे और उसके बाद अपॉइंटमेंट लेटर उसके घर चल के आए? नहीं होगा। उल्टा नौकरी लग जाएगी तो सैलरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, इस सब सवाल खड़े हैं। और राहुल गांधी ने, जो हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने आज दिल्ली में छात्रों को संबोधित करते हुए बड़ा स्पष्ट कर दिया कि अब आरएसएस की जो शिक्षा है वो गड्ढा खोदो की शिक्षा है, पाषाण काल में चले जाओ इसकी शिक्षा है। वो शिक्षा आपको आगे बढ़ाने की नहीं है, वो शिक्षा आपको दुनिया में सम्मानजनक स्थान दिलाने की नहीं है, वह शिक्षा आपको ज्ञान दिलाने की नहीं है, वह रोजगार दिलाने की नहीं है। और जब वो ये कहते हैं तो बहुत सारी बातें सामने आ जाती हैं। बिहार में कांग्रेस पार्टी, जो उनकी एनएसयूआई यानी छात्र संघ है, उसके जो प्रभारी हैं, उन कन्हैया कुमार के नेतृत्व में पूरे बिहार में रोजगार दो, पलायन रोको की लगातार यात्रा कर रहे हैं, रैली कर रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं और उसमें तमाम दर्द उठा रहे हैं। उनके भी जो भावी हैं, नौकरी के लिए योग्य हैं, और उनके भी दर्द, जो नौकरी कर रहे हैं और उनके साथ किस तरह का व्यवहार, तमाम तरह की स्थितियां हैं। सरकार अपनी अय्यासी में मस्त है, अपने लाभ उठा रही है, और कोई अगर उसका सच बता देता है तो साहब, यहां गद्दार को गद्दार कहना भी अब गुनाह हो गया है, और जो गद्दार नहीं है उन्हें गद्दार कहा जाता है। नारायण राणे का बेटा कुछ भी कहता है, कितनी भी नफरत फैलाता है, उस पर कभी कार्रवाई नहीं होती। लेकिन कुणाल कामरा यदि अपने व्यंग्यात्मक शो में किसी को गद्दार बोल देते हैं या किसी को और इस तरह से बोल देते हैं तो उन्हें अपराधी बना दिया जाता है, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाती है। और उसी महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस विधानसभा के भीतर और विधानसभा के बाहर कब्रें खोदने, नफरत फैलाने और सब चीजों के भाषण देता है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं। वो दंगा फसाद के लिए उकसाता है, दंगे फसाद करवाता है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं। लेकिन संभल की जामा मस्जिद के जो प्रमुख थे, सदर थे, जो एक खुद एडवोकेट हैं, उन्हें उनके चैम्बर से, कचहरी के चैम्बर से गिरफ्तार कर लिया जाता है, यह कहते हुए कि उन्होंने लोगों को भड़काया था। उन्होंने लोगों को भड़काया था, इसका सबूत क्या है? कोई नहीं। बस पुलिस अफसर ने लिख दिया कि भड़काया था तो भड़का दिया। तो यह कानून है और यह कानून का शासन। यह क्यों है? क्योंकि हम आपकी मस्जिद पर हमला करेंगे, हम आपको
परेशान करेंगे, हम आपके 5 लोगों को मार डालेंगे और उसके बाद आपको ही जेल में डालेंगे, आप पर ही हमला करेंगे। यह रणनीति अपनाई जा रही, यानी हर कानून, हर संविधान, हर चीज की धज्जियां उड़ाई जाएंगी और कहा जाएगा कि नहीं, हम तो बिल्कुल सही। अब आप समझ सकते हैं, तब संभल के वकील सड़क पर निकल आएंगे और सरकार को भी चेताएंगे, कानून को भी चेताएंगे कि यह अन्याय नहीं चलेगा। बहरहाल अन्याय तो हो रहा है, और अन्याय कैसे हो रहा है? नागपुर में एक व्यक्ति को इस आरोप में पकड़ा गया कि उसने वहां की हिंसा की साजिश रची थी। उस हिंसा में मुसलमान मरे हैं। मैं नहीं कहता हूं कि हिंदू मरे या मुसलमान मरे, लेकिन हिंदुओं के किसी के मरने की सूचना नहीं है। बावजूद इसके गिरफ्तार मुसलमान होते हैं और हिंदू जो किए जाते हैं उन्हें जमानत दे दी जाती है। मुसलमान के केस को इस तरह बनाया जाता है जैसे वो देशद्रोही और देशद्रोह का मुकदमा लगा दिया जाता है। गिरफ्तारी होती है और उसके घर में बुलडोजर चल जाता है। यह जब स्थिति हो रही थी, बुलडोजर चल रहा था, तो उसी वक्त सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उज्जवल भुयान कह रहे थे, बुलडोजर कार्रवाई संविधान और कानून पर बुलडोजर चलाने जैसी है। यह एक नफरती शासन की कार्रवाई है। जब सुप्रीम कोर्ट के एक सीनियर जस्टिस यह बात कहते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि इस देश में नफरत की सत्ता और झूठ की सत्ता स्थापित है। झूठ की ही सत्ता पे बात करता हूं। कितने बार प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और तमाम नेताओं ने सदन के भीतर, चाहे लोकसभा हो राज्यसभा हो, कोरे झूठ बोले हैं। और इस तरीके से झूठ बोल करके जो तमाम सारे हमारे देश की आजादी के पुरोधा थे, देश को बनाने वाले थे, देश के प्रथम प्रधानमंत्री समेत तमाम नेताओं को अपमानित किया है झूठ के आधार। और इसी तरीके से एक झूठ अभी संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू बोलता है और उसका समर्थन राज्यसभा में, जो राज्यसभा में नेता सदन भी है और मंत्री भी है नरेंद्र मोदी के और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो जेपी नड्डा भी बोलते हैं और समर्थन करते हैं। और वो झूठ बोलकर असली सवालों से बचने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि कर्नाटक के डिप्टी सीएम, उन्होंने संविधान बदलने की बात की। कांग्रेस वो है जो संविधान के रक्षा की बात करती है, बदलने की बात नहीं करती। और यही वजह है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जब इसके तथ्य को सही करने के लिए, बोलने के लिए खड़े हुए, तो उप सभापति जो कभी पत्रकार होता था, बड़े एथिक्स की बात करता था, वो जिस तरह से संघीय एजेंट बनने के बाद, उपाध्यक्ष बनने के बाद, वो हरिवंश जिस तरह से उनको रोकता है और उनकी बात को कोई को रिकॉर्ड में न लेने की बात करता है, इससे समझ में आता है कितनी फांसीवादी सरकार हो गई है, कितनी फांसीवादी भारत की व्यवस्था हो गई है। और जिस तरीके से इस पूरी व्यवस्था ने इस देश के तमाम इंस्टीट्यूशन को खा लिया है, यही बात तो राहुल गांधी कहते हैं। वो कहते हैं तो बुरा लग जाता है। बहरहाल जो सत्य है उनको बोलने नहीं दिया गया। बहरहाल कांग्रेस पार्टी के संचार प्रमुख जयराम रमेश ने जेपी नड्डा और किरण रिजिजू दोनों के खिलाफ गलत बयानी करने का प्रिविलेज का नोटिस सर्व किया सभापति को, यानी जो उपराष्ट्रपति, कि इनके खिलाफ कार्रवाई की। लेकिन हम सब जानते हैं कार्रवाई कुछ होनी नहीं है, क्योंकि ये झूठ बोलने के आदतन वो है और ये इनके डीएनए में इसलिए कह रहा हूं कि जब से आरएसएस बना है, झूठ की बुनियाद पर ही तो खड़ा है, नफरत की बुनियाद पर खड़ा है, बुलडोजर की बुनियाद पर खड़ा है।
चाहे केशव बलिराम हेडगेवार हो या उनके गुरु मुंजे रहे हो, सबने उसी तरह से नफरत और हिंसा और झूठ का सहारा लिया है। खुद को सांस्कृतिक संगठन बताने वाला आरएसएस किस तरह से रुपयों की वसूली करता है और न जाने क्या क्या करता है, उसका कोई वो नहीं है। और उसके बाद अनरजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है। तो अब आप समझ सकते हैं, जो कहता है हम किसी राजनीतिक उसमें भाग ही नहीं लेते और बगैर उसके राजनीति नहीं होती भाजपा की, आरएसएस की, तथाकथित हिंदूवादियों की, तो ये पूरे खेल ऐसे। बहरहाल तमाम सच जो है मल्लिकार्जुन खड़गे ने फिर सदन से बाहर निकल के बताए। मजबूरी है, क्योंकि सदन में बोलने नहीं दिया जाएगा, आप आके बाहर ही बोले। तो उन्होंने अपना वीडियो संदेश जारी करके बताया तथ्य और कहा कांग्रेस में ऐसी गलती भी कोई नहीं कर सकता है। तो अब आप समझ लीजिए, ये वैसे ही है जिनसे प्रदेश नहीं समझ रहा है, देश नहीं समझ रहा है, सब कुछ नहीं समझ रहा है, तो ये स्थिति हो। जब मल्लिकार्जुन खड़गे ने मुद्दा उठाया कि कैसे जुडिशरी में ये रिश्वतखोरी हो रही है, 15 करोड़ के जो जले हुए नोट मिले हैं, उनसे क्या साबित होता है कि जुडिशरी में क्या हो रहा, किस तरीके से जजेस को कैसे ओब्लाइज किया जा रहा है, क्या क्या हो रहा, कैसे तमाम जजेस ने किसको किसको क्या क्या लाभ दिए हैं, चाहे पी सदाशिवम रहे हो जिन्हें रिटायर होते ही केरल का राज्यपाल लगा दिया गया था, या चाहे और तमाम सारे जजेस रहे, अरुण कुमार मिश्रा रहे हो जिन्होंने अडानी के ही लिए सिर्फ काम किया तो उन्हें निकलते ही एनएचआरसी का चेयरमैन लगा दिया गया। इसी तरीके से पी चिदंबरम को झूठे मामला बना करके गिरफ्तार कराने के मामले में जिस पुलिस अफसर ने गिरफ्तार किया उसे टिकट दे करके उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सरोजनी नगर से विधायक बना दिया गया, और वह जज जिसने उस झूठ को एक्सेप्ट करके सब कुछ किया था उसे एनसीएलटी का चेयरमैन लगा दिया गया। अब आप समझिए ये खेल ऐसे चलते हैं। इसी तरीके से तमाम मामले ऐसे, जो नरेंद्र मोदी का वकील था या अमित शाह का वकील था, उन्होंने जिस तरीके से गलत सही किया और फिर राहुल गांधी के खिलाफ किस तरह से गलत जजमेंट दिया, उन्हें कैसे पुरस्कृत किया जाता है, उन्हें जज बनवाया जाता है और फिर ये सब काम कराए जाते हैं। तो ऐसे ही जजेज में से एक यशवंत वर्मा है जिनके घर से इतना रुपया जला मिला। अब 15 करोड़ रुपया कोई व्यक्ति आउट हाउस में जलने के लिए तो नहीं छोड़ेगा ना, और कोई दूसरा लाके रखेगा नहीं। फंसाने के लिए होगा तो ज्यादा से ज्यादा कुछ लाख रख देगा, लेकिन यहां ये हो रहा है। तो जब ये दागदार लोगों पे कहीं चर्चा ना हो जाए, कहीं इनके भ्रष्टाचार पर चर्चा ना हो जाए, तो उस डर के कारण ये करते हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता खत्म करने के लिए कि आप बोले नहीं, डेटा प्रोटेक्शन लॉ लेके आते हैं डिजिटल, और इसमें व्यक्तिगत संरक्षण के नाम पे जिस तरीके से इसकी धारा 44(3) को सूचना अधिकार के उससे दायरे से बाहर करके और सब कुछ किया गया, वो खत्म करने का काम किया गया। यानी आपके सारे अधिकार जो कांग्रेस देती थी ये छीनते, आपसे रोजगार छीनेंगे, आपसे आपकी शिक्षा छीनेंगे, आपका घर परिवार का चैन छीनेंगे, और डबल इंजन कह के भयमुक्त बताएंगे। और सबसे ज्यादा भय इन्हीं के यहां पैदा होता है। उत्तर प्रदेश में रोज रेप हो रहे हैं, रोज मर्डर हो रहे हैं, रोज तमाम दूसरे तरह के क्राइम हो रहे हैं, हमले हिंसा सामान्य बात हो गई है। इनका एक विधायक नंदकिशोर गुर्जर, वो तो डिप्टी एसपी को बावर्दी दुरुस्त यूं पकड़ के घसीट देता है। इसी तरीके से और बहुत सारी घटनाएं होती, और फिर उसके लिए माफी भी नहीं मांगता है। तो आप खेल को समझ,
इस तरह से इन्होंने नफरत का वातावरण बनाया है, और जो बनाया है वो बार बार ही होता है। सुप्रीम कोर्ट बार बार कहता है कि बुलडोजर का मतलब कानून के राज और संविधान पर हमला है, मगर फिर भी हो रहा है। आप क्या कर लोगे? तो साहब, तब चाहे आदित्यनाथ हो, चाहे देवेंद्र फडणवीस हो, चाहे मोहन यादव हो, चाहे हेमंत बिस्वा शर्मा हो, और एक आम आदमी पार्टी का भी मुख्यमंत्री है भगवंत मान, उसके यहां भी बुलडोजर चलता है। तो ये बुलडोजर राज वाले ये लोग हैं। तो अब आप समझ लीजिए कि आम आदमी पार्टी भी उसी बुलडोजर राज में शामिल है। तो यह बताता है कि डरा कर सत्ता में रहना चाहते, धमका कर सत्ता में रहना चाहते, और आपका सब कुछ छीनना चाहते। तो वही हो रहा है, और उससे बार बार नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आपको सावधान करते हैं, बताते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है, आपको यह बताना पड़ रहा है, सिखाना पड़ रहा है, आप अपने आप नहीं कर सकते। अल्पसंख्यकों पर हमला होता है तो राहुल गांधी बोलते हैं, उसे ताकीद करते हैं इन बातों को लेकर के, लेकिन बाकी बाकी जाके वहीं खड़े हो जाते हैं। यह सच है। तो ये जानिए, पहचानिए, सावधान होइए, क्योंकि लड़ाई हल्की नहीं है। लड़ाई लड़नी पड़ेगी, लंबी लड़ाई। जब तक जनता नहीं आएगी, लड़ाई पूरी नहीं होगी। आप दुनिया के किसी भी देश में देख लें, लीडरशिप बड़ी छोटी होती है, पार्टियों के लोग बड़े छोटे होते हैं, असल में जनता लड़ती है। लेकिन यहां जनता घरों में घुसी हुई है, बिलों में घुसी हुई है। नेता लड़े जो लड़े, पार्टी लड़े जो लड़े, और फिर कहेंगे कि विपक्ष क्या कर रहा है। सोचिए बार बार। जय